Hello everyone, my name is Ravi Sharma and this video will be bilingual. The English part will start after the Hindi part. पहले बात करेंगे हिंदी में। तो बात इस चीज़ पे करेंगे कि आपको ट्रैक पे रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करनी है। अगर आप ये वाली 6-7 चीज़ें जो मैं बताऊंगा अगर वो कर रहे हैं, आपको यही 6 जो चीज़ें मैं बताऊंगा वही अपने आप से सवाल पूछने हैं कि क्या ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ। अगर आप वो सब कुछ कर रहे हैं तो मतलब आप ट्रैक पे हैं। और अगर आप ट्रैक पे हैं तो जो ये एग्ज़ाम है SBI PO, IBPS PO और IBPS क्लर्क, इनमें से एक या एक से ज़्यादा आप आराम से क्लियर कर लेंगे, बस अगर प्रोवाइडेड दैट यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस राइट। ठीक है, प्रोसेस को सही तरह अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये सब कुछ आप क्रैक कर लेंगे। इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा कि ट्रैक पे रहने का मतलब क्या है, या फिर आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि ये मैं अगर चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ। सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल. Also you can connect with me on Instagram. The link is in the description. So before we start, इंडिया में फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लेकिन आपको एकदम फोकस रहना है क्योंकि आपके लिए भी SBI PO और IBPS क्लर्क किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। तो गाइडली आपके लिए फ्लैट 50% ऑफ लाया है सभी प्रोडक्ट्स पे। अगर आपको प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए तो 50% ऑफ मिलेगा। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप RKS 12 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेगा, यानी कि टोटल 50 + 12 62% का ऑफ आपको मिलेगा। तो 50% ऑफ के बाद जो इनके प्राइसेस हैं वो ये हैं कि जो ग्रैंड बंडल PDF कोर्स है जिसमें आपको प्री प्लस मेंस के लिए टारगेट वाइज डेली अराउंड 40,000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे इसमें। तो इसकी 599 प्राइस है। बाकी सिर्फ अगर आपको प्री का चाहिए तो 399, सिर्फ मेंस का चाहिए तो 499, और सबसे अच्छा ये 299 में आपको 1 साल के लिए प्लेटिनम पैकेज, यानी कि सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, अराउंड 3000 प्लस मॉक टेस्ट। तो आपका इस पे भी, इन सब पे भी आप 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए RKS 12 कूपन कोड लगा लेना और आप ये ऑफर्स ग्रैब कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम क्योंकि एग्ज़ाम्स भी हैं, और बाकी मैंने इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हाँ जी, तो बात करेंगे 6 चीज़ों की। 6 चीज़ें कौन सी है? पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी इन डेली टारगेट्स। मैंने आपको बहुत बार डेली टारगेट्स बता दिए हैं कि अगर आप एक बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट है तो आपको कौन से डेली टारगेट्स फॉलो करने हैं प्रीलिम्स के लिए। मेनली तो प्रीलिम्स के ही होते हैं, ठीक है। और मेंस का क्या होता है? मेंस के लिए आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है टफ क्वेश्चंस के साथ, उसकी भी आगे बात करेंगे। बट अगर आप डेली टारगेट्स में कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर रहे हैं और ट्रैकिंग सिस्टम के साथ अपने डेली टारगेट्स को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। आपको वो दिक्कत सुधारनी पड़ेगी और अपने आप को वापस ट्रैक पे लाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है, आर यू कंसिस्टेंट इन डेली टारगेट्स? इफ़ यस, ग्रेट। इफ़ नो, देन बी कंसिस्टेंट इन द डेली टारगेट्स। सेकंड चीज़ की बात करेंगे। सेकंड चीज़ है वर्किंग ऑन वीकर सब्जेक्ट। स्पेशल फोकस करना है किस चीज़ पे? अगर देखो आपने 3-4 मॉक दे दिए हैं या फिर आपको वैसे भी पता है कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है, वीक मतलब कि जिसमें आपके थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है या फिर आपके मॉक में नंबर नहीं आते या फिर आपको डर लगता है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो उस पर क्या आप स्पेशल फोकस कर रहे हैं? सेकंड सवाल यही है, ठीक है। अगर आप स्पेशल फोकस नहीं कर रहे हैं तब फिर आप उसमें वीक ही रह जाएंगे, ठीक है। वीक ना रहे इसके लिए हमें स्पेशल फोकस का सिंपल सा यही मतलब है कि सबसे पहले उठ के उसी सब्जेक्ट से हमें स्टार्ट करना अपना दिन जो सबसे वीक है, ठीक है। अभी मैं किताब पढ़ रहा था ईट दैट फ्रॉग, जिसमें 21 वेज टू रिमूव प्रोक्रेस्टिनेशन पे है वो, ठीक है। थोड़ा सा बंदा प्रोडक्टिव बनता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ यही लिखी है कि ईट द बिगेस्ट फ्रॉग फर्स्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ा डर है या फिर सबसे वीक सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले ख़त्म करना है। उससे आपको 2 चीज़ें हो जाएगी। एक तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अब तो मेरा चल ये तो हो गया, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा कि आपका वो वीक सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। थर्ड चीज़, मॉक एनालिसिस एंड एक्शंस। ये मेरी है थर्ड चीज़। थर्ड चीज़ में आपको देखो जो डिसेंट नंबर ऑफ मॉक्स हैं वो देने पड़ेंगे। क्या आप रेगुलरली मॉक दे रहे हैं? कहीं आप ऐसे तो नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म करूंगा या फिर मैं पूरा रेडी हो जाऊंगा तब दूंगा। रेडी देखो इंसान कभी नहीं होगा, आप एग्ज़ाम तक भी रेडी नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स है वो एप्टीट्यूड बेस्ड ज़्यादा होते हैं ना कि सिलेबस बेस्ड। तो सिलेबस आपका जितना भी हुआ है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी आप मतलब जल्दी इन द सेंस कि आप एक डिसेंट नंबर ऑफ मॉक्स पेपर से पहले ज़रूर दें। यानी कि अराउंड आपको 20 मॉक्स तो प्री के देने पड़ेंगे, कम से कम बोल रहा हूँ 30-40 जितने हो सकते हैं दो। लेकिन सिर्फ मॉक देने से कुछ नहीं होगा, आपको करनी पड़ेगी एनालिसिस। उसके भी बाद एक और स्टेप आता है एनालिसिस का। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर उन क्वेश्चंस में से कोई एक्चुअल एग्जाम में आ गया
तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज़ है एक्शंस। तो आपने जो मॉक के बाद जो एनालिसिस किया उससे जो आपने पॉइंट्स उठाए कि मेरा ये वीक सब्जेक्ट है या फिर ये मेरा वीक टॉपिक है, क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में भी वीक टॉपिक हो सकता है आपका, क्या आपने उसको उठा के उस पर वर्क किया, उसके 50 60 100 सवाल सॉल्व किए अलग से। तो ये चीज़ रहती है एक्शंस। तो ये एक्शन आपको ज़रूर लेना है एनालिसिस के बाद। तो ये अगर आप चीज़ कर रहे हैं तो यस यू आर ऑन ट्रैक। फोर्थ चीज़ की बात करेंगे। फोर्थ चीज़ है जनरल अवेयरनेस, नोट्स एंड रिवीजन। देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, डाउटफुल है, इसलिए आप जनरल अवेयरनेस नहीं करेंगे, और या फिर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं वहाँ उस टाइम पे 5 10 15 20 घंटे लगा के जनरल अवेयरनेस पूरी पढ़ लूँगा प्री के रिजल्ट के बाद, देन माई फ्रेंड यू विल बी बिहाइंड अ लॉट मैनी पीपल जो कि साथ साथ जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं। और मैं बताऊं, बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल क्या, ऑलमोस्ट नामुमकिन ही होता है। अगर आप कितना भी टाइम लगा लें फिर भी आपके 20-22 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे। बहुत टाइम लगाने के बाद भी आपके 20 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे 40 या 50 में से, अगर आप डेली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेली कर रहे हैं तो आप आराम से उस टाइम पे अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके आराम से 35 नंबर भी आ सकते हैं 40 में से, अगर आप कंसिस्टेंट है रिवीजन में। फ्रीक्वेंट रिवीजन विल ऑलवेज बी द की इन जनरल अवेयरनेस। सो डू स्पेयर एटलीस्ट 40 to 45 minutes फॉर जनरल अवेयरनेस एवरी डे एज वेल, right? So this was my fourth point. Now the fifth point is reading 40 to 45 minutes. See, these days जो भी पेपर्स होते हैं हमारे इंग्लिश के, मतलब जो इंग्लिश सब्जेक्ट आता है बैंकिंग एग्जाम्स में, वो रीडिंग ओरिएंटेड होता है, वो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स ओरिएंटेड होता है, वो कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स ओरिएंटेड होता है। तो अगर आप कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में। और कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज़ कैसे सुधरती है, रीडिंग से। सो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अलावा 30-40 मिनट आप रीडिंग को ज़रूर दें, ठीक है जी। रीडिंग का मतलब यही है कि आप कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज़ पे फोकस करें, मतलब सीधा सा इसका यही मतलब है कि आप स्पीड की तरफ ना भागें, स्पीड अपने आप बढ़ेगी धीरे धीरे। आप चीज़ों को समझें कि यार ये जो 2 लाइनें हैं ये मेरे से क्या कह रही है, अगर वो आपको पता चल रहा है उसके बाद ही आप नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन करें, तभी बात बनेगी आपकी, ठीक है जी। तो रीडिंग को आपने इग्नोर नहीं करना। उसके बाद 6th पॉइंट है कि 1.5 से 2 घंटे आपको मेंस के लिए देने हैं। मेंस के लिए देने का सिंपल सा मतलब ये है, वैसे मैंने मेंस के लिए एक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, बट मैं फिर से एक बार ब्रीफ में बता दूं कि मेंस को 1.5-2 घंटे देने का मतलब यही है कि आप या तो रीजनिंग उठा लो या क्वांट उठा लो या फिर दोनों उठा लो 1-1 घंटे के लिए। इसमें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ हायर लेवल थोड़े से क्वेश्चन उठाने हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ताकि आपकी थोड़ी सी आप अकस्टम हो जाएं उसके साथ, ठीक है। आप अडेप्ट करें कि यार मुश्किल सवाल कुछ मुश्किल नहीं होते अगर हम बेसिक्स पे स्टिक रहें तो, ठीक है। मतलब मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि आपको जो मेंस के सवाल हैं, जो थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चन है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। एक ही क्वेश्चन उठाओ, बड़ी पजल उठा लो या फिर कोई बड़ी अच्छी DI उठा लो, उस पर लगाओ यार 30 मिनट लगाओ, नहीं भी हो रहा तो भी सोचो, बार बार सोचो। फिर आपको कहीं 40-45 मिनट में भी कुछ हवा नहीं लग रही है या फिर आप कुछ भी आपने अच्छा गलत सही कुछ भी किया है, उसके बाद सॉल्यूशन देखो और फिर दोबारा कनेक्ट करो कि यार मैं क्या सोच रहा था और असली में क्या होना था। ऐसे करके आप मेंस के लिए भी रेडी होंगे। हमारा काम है मेंस के लिए रेडी होना, ना कि मेंस से डरना। प्री क्लियर कर लोगे फिर मेंस में फंस जाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा मेंस को भी साथ लेके चलो, ठीक है। लास्ट पॉइंट सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर ये सब आपने 6 पॉइंट अगर ये आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रैक पे हैं। लेकिन इनके करने के बाद भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मेरी टी-शर्ट पे लिखी हुई है, फेथ विल ऑलवेज बी, योर फेथ शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर फियर। और नीचे भी छोटा सा कुछ लिखा है, नेवर गिव अप। ये भी एक लास्ट पॉइंट है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका जो फेथ है और अपने ऊपर जो भरोसा है वो आपके डर से बहुत बड़ा होना चाहिए। भरोसा अगर बड़ा होगा तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, और अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मैटर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस यही मेरी कुछ कहना है। अगर आपको वीडियो सही लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन इंग्लिश नाउ। फर्स्ट पॉइंट इज consistency in daily targets. I have told you a number of times about the importance of daily targets in banking exam, right?
So if you are still not doing the daily targets, I have told you the targets for prelims and mains and everything. Though mains targets are not that important, but yes, prelims targets are damn important. And if you are not doing those prelims target every day, then my friend, you are doing a big mistake, and it is going to be very, very tough for you to clear these exams if you are not consistent in the daily targets. That I am saying quite bluntly to you. So be consistent in the daily targets. Daily targets, what are the daily targets? I have already told you. If you are not consistent, then it is your mistake now, right? So if you are not consistent, make sure that you bring your consistency back, and if you are consistent, great, you are on track, right? So my second point is working on weaker subject. So you should have a special focus on your weaker subject. I have read a book called Eat That Frog, which is about 21 ways to remove your procrastination and to improve your productivity. So in that book, the very first or the second chapter was about to eat the biggest frog first. So what does the biggest frog means? Biggest frog simply means your something that you are scared of, or your weak subject or anything, right? So if you are scared of quants, start your day with quants. If you are scared of reasoning, start your day with reasoning, so that you get two things out of it. First thing, your weaker subject will gradually improve, and second thing, your confidence will also improve, and third thing, your marks will also improve. So start your day, spend a couple of hours on your weaker subject, and then move on to the daily targets and all. So working on your weaker subject is a must. Third thing is mocks, analysis and actions. So make sure that you at least give 20 to 25 mocks before a prelims for a particular exam. Also, analysis of those mocks are very, very important. Just by giving mocks, you won't get anything. You need to analyze them. What do I mean by analysis? Analysis simply means that if a similar kind of question comes in the actual exam, you do not make the same mistake again in the actual exam. Third thing in the same point is action. So first thing, you give the mock, you analyze it. So what are the output from the analysis? If you are taking action against them, only then you will improve, right? So if I get that, if I have some problem in some questions of arithmetic, do I get back to arithmetic and solve 50 questions? So that should be the action. If you are weak at some topic or some point, you should go back to that topic, solve 50 questions of that topic, come back, and then you will improve. So actions are very important. Action will always be the king, even in your life. Fourth thing is general awareness. So if you are not doing general awareness because you are thinking that you will easily cover the entire general awareness after the prelims result, then you are doing quite a big mistake, my friend, and by the time you will realize it, it will be very late. So make sure that you are sparing at least 40 to 45 minutes for general awareness every day. If you do not want to do daily general awareness, at least cover some backlog. Backlog means the 2-3 months that have already been passed, right? So you should revise, you should make some timetable or schedule for yourself to cover the backlog of general awareness. Do not stuck at any point, just start. Do not see the whole staircase, just take the first step and you will reach the target. So general awareness and its revision is quite an important point, and if you are not doing it, you are not on track, my friend. Next point is fifth point. Fifth point is reading 40 to 45 minutes. So in these days, banking exams are more oriented on the understanding and comprehending skills. So what you need to do for improving your comprehending skills is simply read with more focus, and do not try to jump on the next statement if the previous statement is not making sense to you, and if you are not able to understand it, try to read it again, or you can refer to a dictionary as well to make you understand about what that sentence is
saying to you. So reading for 40, 30, 40, 45 minutes is very important, so that you become good at English. And if you become good at English, I can vouch that you will not have much difficulty to clear the cutoff and to get this job. So reading, making English strong is very important. Sixth point is at least 1.5 to 2 hours to mains. So what do I mean by giving 2 hours to mains? What do I need to do? So I have already made a video on mains, but I would reiterate those things here in brief. So it simply means that you spend some time with higher level questions. What you will get after spending some time with higher level question? It is simply means that you are getting comfortable with solving higher level questions. They are not aliens to you, and you just pick some higher level questions, like you pick a DI, a strong DI, and you spend some 30-40 minutes trying to understand what the data is saying to you. So you need to do this only. So if you still do not get any air about it, you can still go to the solution. You can come back, you can correlate what you were thinking and what actually the data is saying. So by this way you get comfortable with DI gradually. So this is what I want to say, that do spend some time for mains as well. Now the last point that I want to tell you is not about the subject matter. It is written on my t-shirt: faith is greater than fear. Your faith should always be greater than your fear. Only then you will be able to achieve things fast and with comfort, right? So if you are someone who is a believer, who is believing in himself, then definitely no fear can stop you, and you will be unstoppable. And there is something also written: never give up. So you should not give up as well, no matter how bad a situation is for you. You still tell yourself that your faith is greater than your fear, and you come back stronger every time you get a defeat. This is all that I wanted to say. So if you are doing all these 7 things, then my friend, you are on track. And if not, then definitely you need to work on yourself. If you like the video, you can give me a thumbs up, and you can subscribe the channel. You can give me a like or dislike, whatever you want. So that is it. All the very best.